सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस का नया चैप्टर 1166 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था रॉक्स को गार्प और रॉजर के साथ फाइट करते हुए, और उस चैप्टर के एंड में हमने देखा था गार्प और रॉजर ने अपना फाइनल अटैक किया था रॉक्स के ऊपर। उसके बाद इस चैप्टर से कंटिन्यू होगा, लेकिन इस चैप्टर से पहले इस चैप्टर के कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के कवर पेज में हम स्ट्रॉ हैट्स को मजे करते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉ हैट के साथ यामाटो, टामा और शिनोबू भी है। लेकिन अभी चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये चैप्टर वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे प्रीवियस चैप्टर एंड हुआ था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गार्प, रॉजर और ज़ेबेक सब लोग ही ज़मीन पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे गार्प और रॉजर मोस्ट प्रोबेबली बेहोश हैं। और मुझे नहीं लगता कि ज़ेबेक एक्चुअली में यहाँ पे बेहोश है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़ेबेक यहाँ पे सोच रहा है कि क्या उन लोगों ने एक्चुअली में उसका कर्स ब्रेक कर दिया। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रॉक्स अभी यहाँ पे पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, मतलब उसका जो फेस था पूरे डीमन की तरह वो अभी वापस से पहले की तरह हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गार्प और रॉजर अभी भी पूरी तरह से बेहोश है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेबेक यहाँ पे खुद को कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे अलाइव रहना होगा, और वो उस आइलैंड के बारे में कुछ कहने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से 3 लोग आ रहे हैं, और नेक्स्ट ही पैनल में हमें पता चलता है कि वो 3 लोग एक्चुअली में है सेंट, सोमर्स, गार्लिंग और मैफी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स यहाँ पे सोचता है कि उसके लिए यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो रॉजर और गार्प को यहाँ पे भागने के लिए कहना चाहता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे मर नहीं सकते, मे बी क्योंकि उनका कोई और पर्पस है यहाँ पे। लेकिन वो यहाँ पे सोचता है कि वो एक और चीज़ कहना चाहता था उन दोनों को, जो कि है थैंक यू फॉर स्टॉपिंग मी। तो वो ये कहना चाहता था कि मुझे रोकने के लिए शुक्रिया। और इसी मोमेंट में जब यहाँ पे रॉक्स ये सब कह रहा होता है, हम देखते हैं कि गार्लिंग आता है और यहाँ पे रॉक्स को मार देता है, और ये रॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड एंडिंग था। और मैंने पिछले चैप्टर में ये प्रेडिक्ट तो किया था कि मे बी गार्प और रॉजर के अटैक से यहाँ पे रॉक्स मरा ना हो अभी तक। और यहाँ पे जो एक और चीज़ है वो ये है कि हम जब गार्लिंग से पहली बार मिले थे, हमें ये कहा गया था कि गार्लिंग ने अपने लिए एक नाम बनाया था जो गॉड वैली इंसिडेंट था उसमें। लेकिन अभी हमने गॉड वैली इंसिडेंट देखा, और हमने ये देखा कि गार्लिंग ने गॉड वैली इंसिडेंट में वैसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे गॉड वैली इंसिडेंट के एंड में हमने देखा कि गार्लिंग यहाँ पे आता है और रॉक्स को मार देता है, और मोस्ट प्रोबेबली यही वो चीज़ है जिसके बारे में नरेटर बात कर रहा था स्टार्ट में। और नेक्स्ट मोमेंट में हम डायरेक्टली देखते हैं कि यहाँ पे रेली और गैबान आते हैं, और यहाँ से गार्प और रॉजर को लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्प यहाँ पे एक्चुअली पूछता है कि रॉक्स के साथ क्या हुआ, और यहाँ पे गैबान गार्प को कहता है कि वो अभी एनिमी के बारे में क्यों सोच रहा है, और यहाँ पे गार्प कहता है कि वो भी उसका एनिमी है। लेकिन उसके बाद हम रॉजर को देखते हैं जो कि रेली से पूछता है कि रॉक्स के साथ क्या हुआ, और यहाँ पे रेली रॉजर को बताता है कि रॉक्स एक्चुअली में मारा गया। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आया कि यहाँ पे गार्लिंग ने एक्चुअली में अपने रॉजर और गार्प को क्यों नहीं मारा। मुझे गार्प का तो समझ में आता है क्योंकि वो मरीन्स में से है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रॉजर को तो मार ही सकता था। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जो गॉड वैली का आइलैंड है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है और पानी के अंदर जा रहा है, और हमें बताया जाता है कि जो क्रम्बलिंग आइलैंड था वो वेव्स के द्वारा सोलो कर दिया गया और फॉक्स के द्वारा ढक दिया गया, जैसे कि कोई कर्टेन्स क्लोज हो रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्टेज में। और ये जो इवेंट था जो यहाँ पे हुआ था स्टेज पे, ये कभी भी हिस्ट्री में लिखा ही नहीं गया, और यही था एसेंस गॉड वैली इंसिडेंट का। और इस पैनल में हम सबको देख सकते हैं जिन सारे लोगों ने गॉड वैली इंसिडेंट में पार्ट लिया था। यहाँ पे हम गार्प को देख रहे हैं, यहाँ पे हम रॉजर को देख रहे हैं, यहाँ पे हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, हम बिग मॉम को भी देखते हैं, और हम काइडो को देखते हैं, हम यहाँ पे ड्रैगन को भी देख रहे हैं, और यहाँ पे हम बेबी शैंक्स को देखते हैं, और यहाँ पे हम बेबी टीच को भी देखते हैं जो कि अपने मदर के हाथों में रो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कुमा, जिनी और इवानकॉफ को, और कुमा ही वही बंदा था जिसने गॉड वैली के आइलैंड में या फिर इंसिडेंट में बहुत ही सारे लोगों को बचाया था। और इस पैनल के एंड में हम देखते हैं कि जो मरीन से एक्चुअली में रॉजर पायरेट्स को चेस कर रहे हैं, और वो लोग मरीन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम एरो जैक्सन में रॉजर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अभी उठ चुका है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आता है और अपने क्रू को सॉरी कहता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके क्रूमेट्स उसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा ट्रेजर वहाँ से ले आए हैं। और उसके बाद वो लोग रॉजर को ये भी बताते हैं कि शैकी अभी सेफ है पूरी तरह से। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि उन्हें किसी बेबी का साउंड आता है रोते हुए किसी एक चेस्ट में से, और जब रॉजर जाता है और उस चेस्ट को खोलता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर है बेबी शैंक्स। और उसके बाद हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है कि जो कि सारे रॉक्स पैड्स से वो वाइप्ड आउट हो चुके हैं अभी। और प्रेडिक्टेबली जो भी न्यूज़ यहाँ पे सारे के सारे सिविलियंस को बताया गया था वो पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि ये जो न्यूज़ था इसमें एक ही एस्पेक्ट था जो स्टोरी का जो हाईलाइट किया गया था, वो था हीरोइज्म ऑफ द गार्प
और उसके बाद हम देखते हैं ऑब्वियसली बहुत सारे सिविलियंस को जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर और खुश हो रहे हैं कि रॉक्स पैच मतलब डिसबैंड हो चुके हैं। और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे कहना शुरू हो जाते हैं कि उन्हें पता था कि गार्प बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो लोग गार्प को चीयर करना शुरू कर देते हैं और गार्प को एक हीरो बुलाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है द लेजेंड ऑफ द मरीन हीरो गार्प। और उसी के बाद हम मरीन HQ का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि गार्प पूरी तरह से गुस्सा हो रहा है और यहाँ पे वो एक न्यूज़पेपर को भी फाड़ देता है। और यहाँ पे हम सेनगोकू को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेनगोकू गार्प को यहाँ पे शांत हो जाने को कहता है और कहता है कि क्योंकि ये बस इसलिए लिखा गया था न्यूज़पेपर में क्योंकि ये एक तरीका था कवर अप करने का। और उसके बाद सेनगोकू यहाँ पे कहता है कि जो पूरी दुनिया में है वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं मरीन्स के, और यहाँ पे वो कहता है मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं वर्ल्ड वाइड में मरीन्स के। और वो यहाँ पे कहता है कि अगर उसे कभी भी लगता है कि जो टॉप में बैठे हैं मरीन्स के लोग, वो कभी भी मतलब उसे ऐसे लगता है कि वो लोग इनसेन है, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। लेकिन ये कहने के बाद हम देखते हैं गार्प यहाँ पे सेनगोकू से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं गार्प और सेनगोकू यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे सेनगोकू कहता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह है जो कि यहाँ पे प्रमोशन को चेस कर रहा है बस। और यहाँ पे सेनगोकू यहाँ पे गार्प को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट कहता है, जो कि यह है कि अगर वो यहाँ पे नीचे में ही बैठा रहेगा हायरार्की में, वो कैसे कुछ भी चेंज कर पाएगा, जो कि सच है। लेकिन हमें पता है कि सेनगोकू अभी जो टॉप में अभी तक वो है नहीं। लेकिन जब सेनगोकू उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मोस्ट ऑफली उसे पता चल जाएगा कि मे बी वो टॉप में है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर तो है, लेकिन उसके पास उतनी फ्रीडम नहीं है। और ये वही सेम चीज़ है जो हमने देखा था कि साकाजुकी को लगता था जो इससे पहले कि वो एक फ्लीट एडमिरल बन गया उससे पहले। और ये वही सेम चीज़ यहाँ पे सेनगोकू अभी सोच रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं गार्प यहाँ पे सेनगोकू कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी वो एक करप्टेड बन जाता है और तो गार्प उसे अपने हाथों से ही मार देगा। और यहाँ पे सेनगोकू खुश होता है और कहता है कि इसीलिए ही तो दोस्त होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्प को यहाँ पे सेनगोकू पूछता है कि क्या वो अभी मरीन्स को क्विट करने वाला है। यहाँ पे गार्प कहता है कि वो सेम चीज़ जो उसने प्रीवियस चैप्टर में कहा था, जो कि यह है कि जो बॉटम ऑफ द क्लिफ है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उनसे प्रोटेक्ट करना है और एक गार्ड डॉग की तरह। और इसका मतलब यही है कि गार्प चाहता है कि जो भी क्लिप के बॉटम है या फिर हायरार्की में सबसे नीचे है, जैसे कि जो सिविलियंस है और मरीन सोल्जर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना। और यही रीज़न है कि गार्प यहाँ पे मरीन्स को छोड़ के नहीं जाने वाला अभी तो। और उसके बाद नेक्स्ट वन में हम एल्बाफ का सीन देखते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकी को, जो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को तोड़फोड़ कर रहा है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि रॉक्स यहाँ पे मर गया है अभी। और यहाँ पे हम उस टाइम का फ्लैशबैक देख रहे हैं जब जो टाइम रॉक्स और लोकी ने एक साथ स्पेंड किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि रॉक्स लोकी को अलाउ नहीं करता है अपने क्रू ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स नहीं चाहता कि लोकी उसका क्रू ज्वाइन करे। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे रॉक्स को कहता है कि उसे लगता है कि रॉक्स एक्चुअल में सन गॉड नीका है, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जो कि हंसते हुए दुनिया को ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स लोकी को कहता है कि जो कि उसका ड्रीम है, वो लोकी को कहता है कि वो इस दुनिया को रूल करना चाहता है और किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। और यहाँ पे रॉक्स कहता है कि अगर किसी के पास वो पावर है, मतलब सन गॉड नीका जैसी पावर, वो हेरल्ड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स यहाँ पे लोकी को कहता है किसी दुनिया में कहीं पे वो आउटरीजियस बैंड्स ऑफ जो रेवेजेस हैं वो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे रॉक्स गैलेला की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो कहता है कि जो बंदा है वो उन लोग को नीचे रख सकता है और उनको अपने पीछे फॉलो करा सकता है, वो लोकी का फादर ही है, मतलब हेरल्ड है। और यहाँ पे रॉक्स यहाँ पे लोकी को कहता है कि वो कंटिन्यू करता रहेगा अपना वो ग्रुप जो वो गैदर कर रहा है पूरे वर्ल्ड के रोग्स में से। और यहाँ पे रॉक्स कहता है कि और यही रीज़न है कि वो चाहता है कि हेरल्ड भी उसके साथ टीम अप कर ले, क्योंकि अगर हेरल्ड उसके साथ टीम अप कर लेता है तो उन्हें कोई भी ज़्यादा रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी एक्चुअली में रॉक्स को पूछता है कि हेरल्ड मतलब उसका फादर और रॉक्स अभी तक दोस्त क्यों नहीं है। रॉक्स यहाँ पे कहता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ लव, जो कि मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे रॉक्स कहता है कि वो हर बार वापस आएगा 100-200 बार, जितनी बार उसे आना पड़े, जितनी बार भी ये मीटिंग करना पड़े हेरल्ड को अपने साथ मिलाने के लिए। और नेक्स्ट वन में हम एक ह्यूमन किंगडम को देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेरल्ड यहाँ पे एक जायंट को मार रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उस जायंट को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने एक ह्यूमन किंगडम से चीज़ें चोरी करने की कोशिश की। और यहाँ पे हम वो देखते हैं कि हेरल्ड जब उस जायंट को मार रहा है, वो जायंट यहाँ पे हेरल्ड को कहता है कि वो समझ चुका है, और वो किंग हेरल्ड को यहाँ पे कहता है कि वो कभी भी ह्यूमन से वापस चोरी नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हेरल्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और यहाँ पे वो उस जायंट को और भी ज़्यादा मार रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि वो लोग कभी भी समझते नहीं हैं। और यहाँ पे हेरल्ड उस जायंट को कहता है कि जो उस जैसे ह्यूज ट्रैशेस है, इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो लोग जायंट से डरते हैं, और वो लोग इसलिए ह्यूमंस जो हैं वो जायंट्स के साथ जायंट को ट्रस्ट नहीं करते और जायंट्स के साथ रहना नहीं चाहते हैं, अगर भी वो वर्ल्ड में पीसफुली रहना चाहते हैं तो भी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बाकी के जायंट्स हैं वो यहाँ पे हेरल्ड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हेरल्ड यहाँ पे ये कहता है कि वो अपने जो चांसेस था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलने के उसे जेपरडाइज नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने रॉक्स की हेल्प नहीं करी। और यहाँ पे वो कहता है कि रॉक्स को बिना हेल्प किए उसने जो अपना जो पूरा क्लोजेस्ट फ्रेंड था उसे भी खो दिया। और वो यहाँ पे कहता है कि उसने रॉक्स को मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे हमें तभी का सीन दिखाया जाता है जब हमने देखा था कि रॉक्स यहाँ पे हेरल्ड से मदद मांगता है, लेकिन यहाँ पे हेरल्ड कहता है कि वो अभी उसकी मदद नहीं कर सकता। और उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हेरल्ड रो रहा है और यहाँ पे वो कहता है कि वो इसके बाद कभी भी एक जायंट को फॉरगिव नहीं करेगा जो कि ईवल करता है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ न्यूज़पेपर में नहीं आने वाली, क्योंकि हमें बताया जाता है कि न्यूज़पेपर में बस यही आता है कि जो जायंट किंग है वो एक्चुअली पागल हो चुका है और उसने एक जायंट को मारा। और नेक्स्ट ही पैनल में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ पे कैप्चर कर दिया गया है, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि उसने गन होल्ड किया था अपने एक सुपीरियर के हेड के ऊपर। और यहाँ पे इस सेल में जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन को रखा गया है, यहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गार्प है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ पे गार्प को कहता है कि वो यहाँ पे मरीन्स को क्विट करने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्प का मुंह बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ पे गार्प को ये भी कहता है कि वो अभी से उसे डिस्पाइज करेगा। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं यहाँ पे गार्प अपने बेटे ड्रैगन के सेल में उसके सेल की ड्रॉप कर देता है। मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ड्रैगन को एस्केप करने में गार्प ने मदद की थी। और अगर तुम बिलीव कर सकते हो, ये पहली बार था जब हमने वन पीस में, मांगा में या फिर एनिमे में हमने देखा है कि ड्रैगन को और गार्प को बात करते हुए। और मुझे लगता है कि मे बी इस चीज़ की वजह से जब हमने देखा जो अभी ड्रैगन और गार्प यहाँ पे हैं, मे बी इसलिए हम देखते हैं जब फ्यूचर में गार्प यहाँ आता है और मतलब एस जब सेल में होता है उसके पास आता है, लेकिन वो यहाँ पे एस को हेल्प नहीं करता। मे बी उसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी हम जानते हैं कि अभी यहाँ से एस्केप करने के बाद ड्रैगन यहाँ पे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट या फिर तुम कह सकते हो वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मैन बन जाता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है इसी वजह से गार्प के अंदर कोई भी एक गिल्ट हो और इसी वजह से उसने एस को हेल्प नहीं की एस्केप करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेरल्ड प्रिपेयर कर रहा है एल्बाफ से कुछ टाइम के लिए बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे हम आइडा को देखते हैं जहाँ पे हेरल्ड आइडा को कहता है कि वो अपना माइंड बना चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे एल्डर जारुल को भी देखते हैं जिसे हेरल्ड कहता है कि वो यहाँ पे अपीयरेंस के बारे में केयर नहीं करने वाला। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेरल्ड यहाँ पे लोकी और हारूडिन को कहता है कि दोनों ही उसके बहुत ज़्यादा प्रीशियस सन्स हैं और वो चाहता है कि जब हेरल्ड यहाँ से चला जाए उसके बाद भी लोकी और हारूडिन एक साथ काम करें और एक साथ रहें और वो लोग एल्बाफ को सपोर्ट करने के लिए वो लोग जो भी कर सकते हैं वो करें। और उसके बाद नेक्स्ट ही पैनल में हम देखते हैं कि यहाँ पे हेरल्ड एक्चुअली में मरीन HQ में पहुँच चुका है। और यहाँ पे हम एक मरीन सोल्जर्स को देखते हैं जहाँ पे एक मरीन सोल्जर्स हेरल्ड को कहता है कि उसके सुपीरियर्स ने उसे मना किया है हेरल्ड को लैंड में आने के देने के लिए। और यहीं इस पैनल में हम हेरल्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हेरल्ड कहता है सारे के सारे हाई रैंकिंग मरीन्स और जो वर्ल्ड के लीडर्स है उसे सुनने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेरल्ड अपने जो हॉर्न्स हैं उसे पकड़ता है, उन्हें तोड़ देता है और उसके बाद वो उन्हें बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हेरल्ड कहता है कि वो यहाँ पे आया है सारे के सारे सिंस जो भी जायंट्स ने कमिट किए हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए उन्हें अटोन करने के लिए और अपोलोजाइज करते हुए कि जो भी सिन इस जायंट रेस ने किया है आज तक उस सब के लिए अपोलोजाइज करते हुए। और यहाँ पे वो कहता है कि जो एल्बाफ के चिल्ड्रन है उन्हें मतलब बड़ा किया जा रहा है बिना ये सिखाए कि किसी को भी वो हार्म करना ये सिखाए, जिसका रीज़न ये है कि हेरल्ड चाहता है कि फ्यूचर में वो लोग हैंड इन हैंड मतलब एक साथ काम करें और एक साथ रहें। और वो सब करने की कोशिश कर रहा है सबके लिए पीस लाने के लिए। और वो यहाँ पे कहता है कि वो सब कुछ करेगा इन सीन्स को अटोन करने के लिए वो कुछ भी करेगा, अगर वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का या फिर किसी का स्लेव बनना है तो भी। और उसके साइड वाले पैनल में हम ईमू के आँख को देख रहे हैं और यहीं पे ये जो चैप्टर है यह एंड हो जाता है। और इस चैप्टर में फाइनली गॉड वैली का जो फ्लैशबैक है वो ख़त्म होने के बाद हम वापस आ चुके हैं एल्बाफ के फ्लैशबैक में। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि जो हेरल्ड यहाँ पे जायंट्स को ही ब्लेम कर रहा है सब कुछ के लिए और यहाँ पे वो कह रहा है कि वो किसी भी जायंट को जो भी यहाँ पे इवल करता है उसे फॉरगिव नहीं करेगा आज के बाद। और अभी हम जब हेरल्ड को यहाँ पे मरीन HQ में जाके ये कहते हुए देखते हैं कि वो स्लेव बनने के लिए भी तैयार हैं, मे बी इसी के बाद ही बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होगी एल्बाफ में। और मे बी यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमने बहुत ही सारी बुरी चीज़ें सुनी है किंग हेरल्ड के बारे में एल्बाफ में। और जो मुझे लगता है वो हुआ होगा कि मे बी एक्चुअल में हेरल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो जायंट्स है वहीं एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम है और वहीं एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हैं।
और मे बी उसके बाद उसने जो जायंट्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया और इन्हें पनिश करना शुरू कर दिया। और मे बी जो भी बहुत ही ज़्यादा एफिलिएट होने की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ और उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से मे बी वो करप्ट हो गया होगा, या फिर मे बी इसकी वजह से हेरल्ड मे बी एक बहुत ज़्यादा बैड रूलर बन गया होगा। और इसी वजह से जब हमने जो सीन देखा था कि हेरल्ड कैसे मरा था, जब उसके ही खुद के सोल्जर्स ने उसे मार दिया था, और मे बी क्योंकि उन्हें लगता था कि किंग हेरल्ड अपने खुद के कंट्री को ही बिट्रे कर रहा है यहाँ पे। बट हम देखेंगे कि क्या होता है फ्यूचर चैप्टर्स में, क्योंकि अभी हम एल्बाफ के फ्लैशबैक के बारे में वापस आ चुका है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।